डियर स्टूडेंट्स, बीए सेकंड के आपके पाठ या लेसन सेकंड की वीडियो संख्या 8। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राजपूत वंशों की, राजपूत जो उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े हमने, जो प्रमुख राजवंश थे। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख राजपूत वंशों के बारे में, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। प्रतिहार के बारे में वैसे तो आपने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। गुर्जर प्रतिहार ये अलग है, ऐसा ना सोचे आप। आपको याद होगा इसका जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। इस वंश के लोग स्वयं को रामायण के श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते थे। लक्ष्मण का वंशज अपने आप को मानते थे। इस वंश की प्रारंभिक गतिविधियां राजपूताना के जोधपुर क्षेत्र के मंदसौर जगह से शुरू हुई। धीरे धीरे ये गुजरात, मालवा, पश्चिमी राजपूताना व मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र तक फैल गए थे। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष जो हमने पढ़ा था, याद होगा आपको। त्रिपक्षीय संघर्ष में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसमें हमने कई शासकों के नाम पढ़े थे, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेंद्रपाल। तो कन्नौज पर सबसे अधिक समय इन्हीं का जो है शासन रहा, कब्जा रहा। 10वीं सदी के बाद ये शासक निरंतर कमजोर होते गए और गहड़वाल के वंश के जो शासक थे उन्होंने इनको पराजित कर दिया और अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया। इस तरह 4 शताब्दी तक लगभग ये इस शासन कर पाए। दूसरा वंश जो है वो है चौहान। चाहमान गोवक ने सांबर क्षेत्र में, सांबर जो है क्षेत्र था, और चाहमान गोवक जो था वो संस्थापक था। सांभार का क्षेत्र वर्तमान जयपुर व जोधपुर के क्षेत्र के बीच में है। शुरू में ये प्रतिहारों के सामंत थे। एक आध बार जो है ये थोड़ा फोकस इसका देखते हैं, इसकी सेटिंग इधर उधर हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश है बीच बीच में इसको चेक करके आप तक साफ सुंदर वीडियो पहुंचे। तो बाद में स्वतंत्र हो गए। 11वीं शताब्दी में इस वंश के शासक अजय देव ने अजमेर की स्थापना कर इसको अपनी राजधानी बनाया। उसने अपनी सीमाओं का विस्तार जो है उज्जैन तक किया। इसी वंश के शासक बीसल देव 1153-64 के बीच में थे। वो दिल्ली पर विजय कर ली और चौहानों को सबसे शक्तिशाली वंश स्थापित कर दिया। सबसे प्रतापी जो शासक हुए उनका नाम जो है गिना जाता है, आपको ध्यान भी होगा, आपको सुनने में भी आता है। बहुत ही प्रसिद्ध शासक हैं, उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। राय पिथौरा इनका दूसरा नाम अगर कहीं आ जाए तो वो क्या बोलते हैं, राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान तो आपको ध्यान रह ही जाएगा। उसके राज्य में दिल्ली, कालिंजर, महोबा, बठिंडा ये सब क्षेत्र शामिल थे। राठौर वंश के जयचंद से उसकी शत्रुता थी, ये भी आपको याद होगा। जयचंद से शत्रुता का कारण भी आपको पता होगा। इसी कारण से उसने तराइन के युद्ध में इसकी सहायता नहीं की। फलस्वरूप वो हार गया था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और जबकि 1191 का जो पहला युद्ध था वो तो इसने जीता था, लेकिन 1192 में जो हुआ उसमें ये हार गया और इसकी हार के साथ ही ये वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद गहड़वाल
गढ़वाल की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। 2 अंक में भी आ सकते हैं किस वंश की स्थापना किसने की। इनका साम्राज्य पहाड़ी क्षेत्र में था। पहाड़ी क्षेत्र जो है इनके पास था। ये इसी कारण से ये गुहा वाले भी कहलाए। गुहा गुफा से संबंधित होता है वैसे तो। प्रारंभ में इनकी राजधानी वाराणसी, बाद में कन्नौज बनी। कन्नौज को इन्होंने जीत लिया था प्रतिहार वंश को जब जीता। इस वंश के शासक गोविंद चंद्र व विजय चंद्र 2 प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने प्रतिहार और बंगाल में जो थे वो थे सेन। बंगाल में कौन सा सेन वंश को नियंत्रित किया। ऐसे मजबूत शासक भी इनके पास थे। 1170 में इस वंश की जो भागडोर है वो जयचंद के पास आ गई, जिसकी शत्रुता थी अभी हमने। 1194 में यह भी मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित होकर मारा गया और इस तरह से इनका भी अंत हो जाता है। फिर आता चंदेल वंश। चंदेल वंश की स्थापना की थी यशोवर्धन, याद रखना अब, यशोवर्धन। ये भी पहले प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहार इसका मतलब बहुत बड़ा वंश था। बाद में इन्होंने यमुना और नर्मदा के बीच का क्षेत्र कब्जा कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और कालिंजर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया, जो कि चौहानों के अधिकार क्षेत्र में होता था कभी। फिर बाद में महोबा को भी जीता और उसको कालिंजर को छोड़ के महोबा को राजधानी बना लिया। यशोधर्मन के बाद में धंग जो है एक महत्वपूर्ण शासक इनका हुआ। उसने खजुराहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे और उसमें धंग शासक का नाम प्रमुख है। धंग के बाद गंड बना। गंड शासक जो था उसका गजनवी के साथ संघर्ष हुआ और अंतिम शासक था परमाल, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित कर दिया 1203 में और फिर उसके बाद वंश का समापन। परमार आबू पर्वत के निकट कृष्णराज ने, जिसको उपेंद्र भी बोलते थे, आबू पर्वत के निकट उपेंद्र या कृष्णराज ने इस वंश की नींव रखी। कृष्णराज जो था या उपेंद्र जो था वो राष्ट्रकूटों का सामंत था। ये भी इससे आपको सामंतों का ये पता चलता है कि देखो कैसे सामंतों ने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। सामंतवाद के बारे में हमने पढ़ा, कैसे धीरे धीरे जो बड़े शासक थे उनके लिए सामंतवाद नुकसानदायी साबित हुआ। पहले इन्होंने मालवा क्षेत्र में विस्तार किया। साहित्यकार और विद्वानों के आश्रयदाता थे ये शासक। कई मंदिरों का निर्माण भी इनके काल में हुआ। सबसे प्रतापी जो शासक थे इस वंश के वो थे राजा भोज। राजा भोज का विशेष नाम आता है और इन्होंने धारा नगरी, छोटे क्लासों में भी आपके आया हुआ, धारा नगरी को राजधानी बनाया, चालुक्यों को पराजित किया। अंतिम शासक था उदयादित्य। अलाउद्दीन के सेनापति ऐनुल मुल्क ने इस वंश को समाप्त कर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना डाला। फिर आते हैं आपके सोलंकी। सोलंकी विशेष रूप से गुजरात के चालुक्य, गुजरात का ही क्षेत्र इनके पास था, गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है। मूल राज, कौन था संस्थापक? मूल राज ने जो स्थापना की। और अनिलवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, किसको राजधानी बनाया? अनिलवाड़ा को राजधानी बनाया। इस वंश का प्रथम प्रमुख शासक जो था वो था भीम। भीम जो था उसने मोहम्मद गजनवी ने उसको हराकर, भीम को हराकर सोमनाथ पर कब्जा कर लिया था, सोमनाथ को लूटा तोड़ा। प्रतापी जो शासक रहा वो था जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज सबसे प्रतापी शासक हुआ इस वंश का। सौराष्ट्र को जीता, चौहानों को पराजित किया इसने। भीम द्वितीय बाद में शासक बनता है, पहले भीम था, ये भीम द्वितीय। इसने 1175 में गोरी को पराजित किया था। ये एक बड़ा काम था
किसी विदेशी शासक को पराजित करने का उस समय में। 1197 में गौरी के हाथ कुतुबुद्दीन ने अनिलवाड़ा को जीता, लेकिन पूरी विजय नहीं कर पाया। आखिर में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता, तब जाकर गुजरात की विजय विदेशी शासकों की पूरी होती है। कलचुरी वंश, यह नर्मदा व गोदावरी नदियों के बीच में था। इसकी राजधानी जबलपुरी थी। कौन सी थी? जबलपुरी। गोदावरी नर्मदा नदी के बीच में था। कलचुरी स्वयं को हर्यक स्त्रियों के वंश मानते थे और अपने राज्य को चेदी कहते थे। कोकल इस वंश का इम्पोर्टेंट जो है नाम है वो है कोकल इस वंश का संस्थापक था। लक्ष्मण राज इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था। मालवा व बुंदेलखंड के शासकों का लगातार निशाना बना। 13वीं सदी के प्रारंभ में ये क्षेत्र अलाउद्दीन खिलजी का, इसको भी अलाउद्दीन ने जीत लिया था। 13वीं शताब्दी में जीता गया आखिर में। कश्मीर में करकोट, उत्पल व लोहर वंश या लाहौर वंश भी कई जगह लिखा मिलेगा। तो 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने, 7वीं शताब्दी में देखो आप, दुर्लभ वर्धन ने करकोट वंश की स्थापना की थी। राजधानी कश्मीर में कुंडन वन के पास बनाई। राजधानी कुंडल वन या कुंडन वन, कई जगह अलग अलग लिखा मिलेगा। ललित आदित्य प्रमुख शासक था इस वंश का। कन्नौज के यशोवर्मन को हराया। कन्नौज के यशोवर्मन को इन्होंने हराया। अफगानिस्तान और पंजाब के शासकों से भी संघर्ष किया। उसकी मृत्यु के बाद विनयादित्य शासक बना। 9वीं शताब्दी में अवंतीवर्मन ने, किसने? अवंतीवर्मन ने 9वीं शताब्दी में करकोट वंश को समाप्त कर दिया। और कौन सा नया वंश की नींव रखी? उत्पल वंश की नींव जो है रखी जाती है 9वीं शताब्दी में। इसके बाद शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन और क्षेत्रगुप्त इस वंश के शासक रहे। किसने रखी थी? अवंतीवर्मन प्रमुख शासक है। 1003 में क्षेत्रगुप्त के सेनापति संग्राम राज ने, 1003 में संग्राम राज ने नए वंश की रख दी नींव, वो था लोहर वंश या लोहार वंश। उसके बाद हर्ष नामक व्यक्ति ने इस राज्य की रक्षा की। 12वीं शताब्दी में पंजाब के शासकों ने इसको कब्जा लिया। पाल व सेन वंश, पाल व सेन वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दोनों क्षेत्र जो है बंगाल में, दोनों शासक जो है बंगाल में, वंश जो है बंगाल में थे। पाल वंश तो आपको ध्यान होगा, गोपाल ने इसकी नींव रखी थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये लोग भी शामिल थे। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी हमने पढ़ा था। धर्मपाल भी पढ़ा था, याद होगा। विक्रमशिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में क्या आता है? इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय मठ की नींव रखी थी। उसने कन्नौज पर कब्जा करने के उद्देश्य से प्रतिहार और राष्ट्रकूट से भी जो है ना लोहा लिया। देवपाल जो था पाल वंश की ओर से था, राष्ट्रकूट की ओर से अमोघ वर्षा प्रतिहार शासक पर भोज को पराजित किया। देवपाल के बाद 10 शासक बने, लेकिन पाल शासकों की स्थिति लगातार कमजोर होती गई और आखिर में राज्य विखंडित हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा पाल के बारे में, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे सेन के बारे में। सेन के बारे में नहीं पढ़ा हमने। विजय सेन ने पाल वंश के शासकों को हराकर इसकी नींव रखी। विजय सेन के बाद बल्लाल सेन शासक बनते, उसने मजबूत किया। असम और कलिंग का क्षेत्र जीता, साम्राज्य को विस्तार किया। अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। गौरी के एक दास बख्तियार खिलजी ने इसको पराजित करके आखिर में इस पर कब्जा कर लिया। तो ये हमारा पाठ यहाँ वैसे तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था
सिलेबस और ज़्यादा अच्छे से हो, इसके लिए हम आपको छोटे क्वेश्चन भी साथ के साथ कराते चलेंगे। तो इसके छोटे क्वेश्चन अभी हम करेंगे। लगभग किताब में तो 31 क्वेश्चन हैं। एक मैप तो हमने कर लिया था, अगर हम मैप की बात करेंगे तो अगला जो मैप है वो आएगा फिर अलाउद्दीन खिलजी ही आता है सीधा। तो अभी मैप कोई नहीं है, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा, तो धर्मपाल ने की। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले राष्ट्रकूट, पाल व गुर्जर प्रतिहार राजवंशों सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? तो राष्ट्रकूट थे। वो दक्षिण से आते थे, हमेशा जीतते ही थे ज़्यादातर वो, हालांकि परिस्थितिवश उनको वापस जाना पड़ता था। पाल साम्राज्य का संस्थापक अभी हमने पढ़ा गोपाल था। पालों का साम्राज्य कहाँ पर था? बंगाल में, ये भी हमने अभी पढ़ा। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले राष्ट्रकूट, मैंने भी बताया, दक्षिण से आते थे। चोल शासकों ने किस भाषा को तमिल को दिया? ये भी हम पढ़ चुके हैं, जब चोलों को पढ़ा था हमने। किस वंश ने बदामी के चालुक्यों को राज्य को नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया? राष्ट्रकूट ने, दक्षिण में। फिर अगला आता है आपका चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। ये आप थोड़ा ध्यान कर लें, राजेंद्र प्रथम यहाँ भी है। राज और राजेंद्र प्रथम किस वंश के महान शासक थे? चोल के, ये तो आपको पता ही है। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सर्वाधिक दान दिया? किसने दिया? राष्ट्रकूट ने। ये नहीं पता था। प्रतिहार वंश के किस शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने। ये भी आया होगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? दंतीदुर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन। किस राजवंश के संरक्षण में प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ? ये हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रकूट। निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसे विद्वान शासक माना जाता है? विद्वान शासक की बात हो रही है तो अमोघ वर्ष। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम। कृष्ण द्वितीय तृतीय भी आ सकता है, तो प्रथम ने करवाया था, ये ध्यान रखें आप। कभी उस समय उलझ जाओ कि प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था। उसके बाद, और ये कौन से वंश का था? राष्ट्रकूट का, वो भी ऊपर आया था। बंगाल का पाल वंश संरक्षण प्रदान करता था बौद्ध धर्म को, विशेष रूप से बौद्ध धर्म में भी तांत्रिक बौद्ध धर्म को। ये देखो इतना अंतर आ जाता, तांत्रिक बौद्ध धर्म, इसको आप याद रखें। वज्रयान, हीनयान संप्रदाय भी आपको याद होंगे। फिर आता है आपका किस वंश के संरक्षण में, अभी ये पढ़ा था हमने, पाल में गोपाल। किस राजवंश ने दक्षिण में एक श्रेष्ठ नौसेना का? चोल ने की थी, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित भाषाओं में चोल शासकों ने कौन सी भाषा को? तमिल। अभी दोबारा रिपीट। तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण राज महान ने। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पाल वंश के किस शासक ने क्रम? दोबारा रिपीट, धर्मपाल ने। ये यहाँ पर शायद गलती हो गई, गोपाल बोल दिया हो तो, लेकिन धर्मपाल ही था। चोल काल में उर सभा और महासभा में किसका स्वरूप लघु गणतंत्रात्मक था? ये भी पढ़ा था हमने, चीनी उसने बताया था। उर लंका से 12,000 लोगों को अपने साथ कौन लाया? करिकाल। ये नहीं हमने पढ़ा। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराज ने। इंपॉर्टेंट। चोल साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, दक्षिण भारत में था, उत्तरी भारत का तो कैसे हो सकता है। चोल शासक राज व राजेंद्र प्रथम किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान चोल शासक के अंतर्गत विद्या का केंद्र नहीं था? महाबलीपुरम। नहीं था पूछा इन्होंने, तो ये बाकी थे, ये मुझे नहीं पता था, आप भी थोड़ा ध्यान दे लें। इनाईराम, त्रिडवादुराई
और त्रिभुवनी, यहाँ पर विद्या के संबंध में काम होता था। चोल शासन काल में रामावतारम की रचना किसने की? कंभन ने। तमिल में जो रामायण लिखी उसको ऐसा नाम रखा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। राम अवतारम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चोलों का केंद्र था? तंजौर, मालाबार, मदुरई। तो कौन सा था? तंजौर। तंजौर में मंदिर भी बनाए ना। मिहिर भोज किस वंश का था? याद होगा आपको, प्रतिहार अब भी पढ़ के आए हम जस्ट पिछले। राजेंद्र प्रथम कब शासक बना था? आपको ध्यान होना चाहिए 1012 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन हमने छोटे क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद एक जगह और भी छोटे क्वेश्चन आते हैं तो दोबारा रिपीट हो जाएंगे, कुछ याद हो जाएंगे, कोई आधा नया क्वेश्चन आएगा तो वो भी हो जाएगा। किस शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने, ये हम पढ़ चुके हैं। विक्रमशिला वही धर्मपाल ने पाल वंश का था। पाल का संस्थापक गोपाल था। पालों का साम्राज्य बंगाल में था। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रत्यार नागभट्ट द्वितीय किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? गोविंद तृतीय ने, हम पढ़ चुके हैं। वास्तविक पहल किस शासक ने की थी? वत्सराज ने की थी। शुरुआत में यही आए थे। चोलों की आरंभिक राजधानी तंजौर थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल का कार्यकाल ये इतना था। सब पढ़ चुके हैं। तांत्रिक बौद्ध धर्म को पाल वंश संरक्षण देता था। चोल शासकों ने तमिल, अभी हम पढ़ के आए हैं। किस वंश? ये भी हम पढ़ के आए, राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट वंश कब तक तथा भारत के किस क्षेत्र के राजनीति प्रमुख रहे? ये भी आपको पता है, दक्षिण की राजनीति में ही थे। दंती दुर्ग इंद्र प्रथम का पुत्र था, उसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। नागभट्ट द्वितीय को किसने पराजित किया था? गोविंद तृतीय। रिपीट हो गया इसी बार में। अंतिम शासक कौन था? करक द्वितीय था। इंपोर्टेंट। चोल वंश का संस्थापक कौन था? करिकाल। ये नो इंपोर्टेंट। प्रतिहार वंश का संस्थापक आपको याद होगा, नागभट्ट प्रथम, कई बार पढ़ चुके हैं। विजयादित्य 850 ईस्वी में। राजा ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पहली बार किन शासकों ने सुरक्षा तथा आक्रमण हेतु शक्तिशाली नौसेना? चोल शासकों ने। चोल साम्राज्य कितने मंडलों में विभाजित था? 7 या 8 में। राजतरंगिणी का लेखक केलवन था। ये जोड़ने वाले या मिलाने वाले हैं, आप इनको भी मिला सकते हो। राजराज द्वारा मंदिर निर्माण अभी पढ़ा हमने। गंगईकोट की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। चोल साम्राज्य के प्रांत को क्या बोलते थे? मंडलम। श्रीरंगपट्टम का मंदिर इसके कारण से विख्यात है। चोल शासकों की मंदिर कला द्रविड़ है। चोल इतिहास का स्रोत क्या है? पुरातात्विक सामग्री। आदित्य के सिंहासन की तिथि क्या है? 800 विनादित्य, भी पढ़ के आए। पल्लव नरेश पराजित को पराजित करने वाला चोल शासक कौन था? आदित्य प्रथम। सबसे महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु इतने में और शासक बना था 1012 में। तो ये सारे हमने किए। बहुत सरल और अच्छा पाठ्यक्रम है, आप इसको कर लें। ये पाठ आपका पूरा हो गया इस वीडियो में। 2 पाठ आपके पूरे हो गए हैं। तीसरा पाठ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो छोटे क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन हैं, इनके भी आप नोट्स बना लें। क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है। जो आपको याद है, बिल्कुल ज़्यादा याद है, जो बोल ही नहीं सकते, वो भी लिखने जरूरी नहीं है। तो फिर क्या लिखना है? आप उन क्वेश्चनों को लिख लें जो आपको याद नहीं रहेंगे या आपको लगता है याद नहीं होते। लिखेंगे तो याद भी हो जाएंगे। दूसरा, जब भी आप रिवीजन करोगे एग्जाम के टाइम में तो आपके ये सारे काम आएंगे। लिखना कैसे है? आप क्या करें, एक लाइन में लिख दें, क्वेश्चन ना लिखें। क्वेश्चन ना लिखें, केवल सीधा लिख दें। मान लो कि क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो आपने क्या लिखना है? पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, या गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। बस एक लाइन लिख दो, आप क्वेश्चन लिखो ही ना, उत्तर वाली लाइन लिख दो बना के सीधी। तो इससे क्या होगा कि टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन हमें याद हो जाएगा। ये लाभ आपको हो जाएंगे। तो ये छोटे क्वेश्चन बाद में नहीं मिलेंगे। सभी जहाँ भी मिलते हैं छोटे क्वेश्चन, डीप लेसन हम जब पढ़ रहे हैं तब भी आते हैं, उनको भी नहीं छोड़ना है। और जो छोटे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ना है। और साथ में कोई और बुक मिल जाए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा, वहाँ से भी नहीं छोड़ने हैं। सारे कर लेंगे तो ये आपके 16 अंक बिल्कुल के 8 शब्द लिखने होते हैं, आपको पक्के हो जाएंगे। 8 शब्द के 16 अंक मिलते हैं आपको। तो इसलिए इसकी महत्ता को कम ना समझें आप।
तो ये वीडियो यहाँ पर हमारी पूरी हो गई है। आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप क्वेरी ले सकते हैं गूगल मीट की क्लास में भी, और वैसे भी किसी भी समय आप मैसेज छोड़ सकते हैं ग्रुप में।